नमस्कार दोस्तों, हितेंद्र यादव यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हितेंद्र कुमार यादव आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 की गणित को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस बार सिलेबस में बदलाव कर दिया गया है। एनसीईआरटी की पुस्तकें हम दोबारा से पढ़ेंगे और बदलाव भी ज़्यादा नहीं किया है। कक्षा 10 में पहले 19 प्रश्नावलियाँ थी, इस बार मात्र 15 प्रश्नावलियाँ हैं। एक तो आपकी वैदिक गणित पूर्णतः हटा दी गई है। दूसरी एक प्रश्नावली थी अपने पिछले सत्र में बिंदु पथ, उसको भी हटा दिया है। एक चतुर्भुज को भी हटा दिया है और एक सड़क सुरक्षा शिक्षा को भी अपने गणित विषय से हटा दिया गया है। हालांकि अभी बोर्ड ने अंकभार जारी नहीं किया है। जैसे ही बोर्ड अंकभार जारी करेगा तो हम विस्तृत रूप से प्रत्येक प्रश्नावली के बारे में बता देंगे कि ये प्रश्नावली इतने नंबर की है, इतने क्वेश्चन हैं। फिलहाल हम सामान्य तौर से गणित के पूरे पाठ्यक्रम को कवर करेंगे। आज मैं आपके सामने पहली प्रश्नावली ले रहा हूँ, द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4 है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें जानते हैं। गणित में राशियां होती हैं, राशियां, और ये राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है चर राशियां और दूसरी होती है अचर राशियां। चर राशियां हमेशा परिवर्तित रहती हैं और आश्रित रहती हैं और जो अचर राशियां होती हैं ये हमेशा अपरिवर्तित रहती हैं। ये हमेशा स्थिर रहती हैं, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चर राशियों को हम हमेशा x, y, z या अंग्रेजी के अक्षर a, b आदि से डिनोट करते हैं, आदि से प्रदर्शित करते हैं। अचर राशियां हमारी जो भी गिनतियां होती हैं गणित में, 0 से लेकर अनंत तक, ये अचर राशियां होती हैं। इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा अपरिवर्तित रहती हैं। 2 का मान है 2 ही रहेगा, 1 का मान हमेशा 1 ही रहता है, 4 का मान हमेशा 4 रहता है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं रहता है। और जबकि चर राशियां हमेशा परिवर्तित होती रहती हैं और आश्रित भी रहती हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया x। अब परिवर्तित इसलिए है कि x के कोई निर्धारित मान नहीं है। यहाँ पर हम 0 से लेकर अनंत तक कोई भी मान ले सकते हैं, तो ये परिवर्तित रहती है इस प्रकार से। अगर हम आश्रित के बारे में बात करें तो आश्रित ऐसे रहती है जैसे कि मैंने ले लिया मान लो x + 2, ये राशि है। अब ये आश्रित ऐसे है कि x के जो भी मान लेंगे वो हमेशा 2 पर डिपेंड करेगा, 2 पर निर्भर करेगा। ये 2 जो है उसको परिवर्तित कर देगा। जैसे x का मान मैंने ले लिया 1, तो 1 + 2 कितने हो गए 3। x का मान लीजिए मैं 3 लेता हूँ, 3 + 2 कितने हो गए 5। यानी कि मान परिवर्तित है और आश्रित है। मान लीजिए मैंने x का मान ले लिया 2x, जैसे कि यहाँ पर 2x माना है, तो अब जो ये x है ये इस 2 पर निर्भर है, 2 पर आश्रित है। जैसे मैंने x का मान लिया मान लो 1, तो 2 एकम 2। x का मान लीजिए मैंने लिया 2, तो 2 दूनी 4। यानी कि x का मान इस 2 पर आश्रित है। इसलिए चर राशियां हमेशा परिवर्तित रहती हैं और आश्रित रहती हैं। अब इन चर राशियों को मिलाकर बनता है हमारा एक व्यंजक। अगर हम चर और अचर राशियों को मिला दें तो व्यंजक बनता है। क्या बनता है? व्यंजक। जैसे मैंने ले लिया x + 2, ये चर राशि है, इसमें अचर राशि को जोड़ दिया तो ये व्यंजक बन गया। अगर मैं ले लूँ 2x, तो चर और अचर दोनों राशियों को मिलाकर एक व्यंजक बन गया। मान लीजिए मैंने ले लिया 4x², तो भी चर और अचर राशियों को मिलाकर व्यंजक बन गया। अब जो ये व्यंजक होते हैं, ये व्यंजक कई प्रकार के होते हैं, कई पदों के होते हैं। यानी कि व्यंजकों में कई पद होते हैं। जैसे मैंने ले लिया मान लीजिए x, तो ये व्यंजक तो है लेकिन एक पद का व्यंजक है। अब मैं x में 2 जोड़ दूं
तो ये द्विपदीय व्यंजक है। ये तो हो गया एक पदीय व्यंजक, और ये हो गया द्विपदीय व्यंजक। इसी प्रकार मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 2x + 5, तो ये भी दो पद का व्यंजक है, ये भी दो पद का व्यंजक है। उसके बाद में अगर मैं लिख देता हूँ x² + 2x + 4, तो ये त्रिपदीय व्यंजक हो गया। ये हो गया त्रिपदीय व्यंजक। तो यानी कि चर और अचर राशियों को मिलाने पर व्यंजक बनते हैं। अब इन्हीं व्यंजकों को अगर हम बराबर 0 के रख दें, अगर इन्हीं व्यंजकों को हम बराबर 0 के रख दें तो समीकरण बनता है। यानी कि 2x + 5 को अगर मैं 0 के बराबर रख दूं तो ये एक समीकरण बन जाता है, समीकरण। एक बार दोबारा ध्यान से देखिए, गणित में राशियाँ होती हैं। राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, चर और अचर। चर राशि परिवर्तित और आश्रित रहती है, अचर राशि हमेशा अपरिवर्तित रहती है, मैं समझा चुका हूँ। उसके बाद में चर और अचर राशियों को मिलाने पर व्यंजक होते हैं। व्यंजक कई पदों के होते हैं, जैसे कि एक पदीय व्यंजक x, x² 2x, द्विपदीय व्यंजक x + 2, 2x + 5, यानी कि इसमें दो पद हैं। इसी प्रकार त्रिपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक को बहुपदीय व्यंजक भी बोलते हैं। 3 पद हों या 3 पद से अधिक पद हों तो उसे बहुपदीय व्यंजक बोलते हैं, जैसे कि ये उदाहरण है। अब आते हैं, हमें बात करनी है मेन द्विघात समीकरण की। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हम समीकरण को पढ़ेंगे। द्विघात समीकरण को पढ़ने से पहले हमें क्या पढ़ना है? समीकरण। अब देखिए, किसी भी व्यंजक को बहुपद भी कह देते हैं। जब 3 पद हों या 3 पद से अधिक पद हो तो उसे बहुपद के नाम से जाना जाता है और उसे बहुपद कह देते हैं। अगर हम किसी भी व्यंजक को या बहुपद को बराबर 0 के रख दें तो समीकरण बन जाता है। किसी भी व्यंजक को या बहुपद को 0 के बराबर रखने पर समीकरण बन जाता है। जैसे मैंने x + 2 = 0 रख दिया तो ये एक समीकरण बन गया है। या x बराबर मैं 0 भी रख दूं तो भी समीकरण ही कहलाएगा। x² + 2x + y, इसको भी बराबर 0 के रख दूं तो ये समीकरण कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यंजक को या बहुपद को बराबर 0 के रखने पर समीकरण बनता है। अब समीकरणों की घातें होती हैं, एक घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण। तो अब पढ़ेंगे हम समीकरणों के बारे में, और हमें मेन रूप से पढ़ना है द्विघात समीकरण। समीकरण किसी भी व्यंजक को शून्य के बराबर रखने पर वह समीकरण बन जाता है, समीकरण की कई घातों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने लिखा x + 2, ये एक व्यंजक है। अगर मैं इसको बराबर 0 के रख दूं तो ये समीकरण बन गया। या x² + 2x + 4 = 0 के रखने पर ये भी एक समीकरण बन गया। अब देखिए, x + 2, यहाँ पर जो चर है इसकी घात मिनिमम 1 है, तो इसलिए इसको एक घातीय समीकरण कहते हैं। एक घातीय समीकरण यानी कि किसी भी व्यंजक की जब अधिकतम घात 1 होती है तो एक घातीय समीकरण कहलाता है। एक घातीय समीकरण, और एक घातीय समीकरण को हम ax + b = 0 से लिखते हैं। किसी भी एक घातीय समीकरण को हम ax + b = 0 से लिखते हैं। इसी प्रकार आते हैं द्विघातीय समीकरण। द्विघातीय समीकरण में जो चर की अधिकतम घात होगी, किसी भी चर की जो अधिकतम घात होगी वो 2 होगी, तो ही वो द्विघातीय समीकरण कहलाएगा।
जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c, इसे इस रूप में लिखते हैं द्विघातीय समीकरण को। ये मानक रूप कहलाता है इसका, द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। त्रिघातीय समीकरण सीधी सी बात है, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी वो त्रिघातीय समीकरण कहलाएगा। त्रिघातीय समीकरण, इसको हम लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 से। यानी कि यहाँ चर को देखिए, अपना चर है यहाँ पर x और यहाँ पर भी x। अब इस चर की जो अधिकतम घात है 3, तो ही ये त्रिघातीय समीकरण कहलाता है। इसी प्रकार द्विघातीय समीकरण में चर यहाँ पर है x और a b c जो है ये अचर राशियाँ हैं। अब यहाँ पर चर की अधिकतम घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघातीय समीकरण कहलाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर x है और a और b अचर राशियाँ हैं, तो x की अधिकतम घात यानी चर की अधिकतम घात कितनी, यहाँ पर 1 को लिखते नहीं है, तो ये एक घातीय समीकरण है। तो ये एक घातीय समीकरण, द्विघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण हो गए। तो यानी कि हमें केवल द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। तो अब देखिए द्विघातीय समीकरण का मानक रूप। द्विघातीय समीकरण का मानक रूप हमेशा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा, मानक रूप। और हमेशा हमें ध्यान रखना है, जो भी समीकरण होते हैं उनको घातों के घटते हुए क्रम के रूप में लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले बड़ी घात, फिर उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी घात, तो ही मानक रूप कहलाता है। अगर घातों के घटते हुए क्रम में नहीं लिखा हुआ है, उल्टे सीधे लिखे हुए हैं, जैसे मैं इसको लिख दूँ bx प्लस ax² प्लस c बराबर 0, तो ये मानक रूप नहीं है। इसका है तो द्विघातीय समीकरण, लेकिन उल्टा सीधा लिखा हुआ तो मानक रूप नहीं है। तो द्विघातीय समीकरण का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा। अब देखते हैं हम उदाहरण, कुछ उदाहरण देखेंगे और उनकी जांच करेंगे कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। जैसे कि हमें किताब में दिया हुआ है उदाहरण नंबर 2, उदाहरण दूसरे का पहला है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। पहला दे रखा है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। इसकी हमें जांच करनी है कि ये द्विघात यह समीकरण है या नहीं है। तो देखिए इसको जांच करने का तरीका सीधा सा है, हमें दोनों पक्षों को हल करते हुए चलना है। हल करेंगे, अंत में जो भी रूप बनेगा समीकरण का, उसके आधार पर हम पता लगाएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या एक घात समीकरण है या त्रिघातीय समीकरण है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर है x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x-3। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले x-2 के होल स्क्वायर को खोलेंगे। अब x-2 का होल स्क्वायर यानी कि ये बन रहा है a-b का होल स्क्वायर, और a-b का होल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। देखिए क्या हो जाएगा, इससे खोलेंगे तो x-2 का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर माइनस 2x गुना 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। प्लस का एक चला आ ही रहा है, इसको मैं कोष्टक बंद कर देता हूँ जिससे पता रहे। x-2 के होल स्क्वायर को हमने खोल दिया है, यहाँ पर प्लस 1 बराबर 2x-3। आगे देखिए एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएंगे यानी कि माइनस के 4x प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 1 बराबर 2x-3। अब देखिए हमें समीकरण के रूप बनाना है, इसका समीकरण रूप बनाना है। तो जितने भी वाम पक्ष में हैं, इसमें RHS में जितने भी पद हैं उन सबको हम LHS में ले आएंगे। यहाँ पे केवल हमें 0 रखना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस की 4x प्लस का, अब देखो 4 और 1 कितने हो गए 5, इसको इधर लेके आएंगे 2x को, ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, ये माइनस का 3 है इधर प्लस का 3 हो जाएगा, इधर बचेगा केवल 0। दोबारा से हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर केवल एक ही और कहीं नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस के 4x हैं और माइनस के 2x हैं तो माइनस के 6x हो गए, प्लस के 5 हैं और प्लस के 3 हैं तो प्लस के
8 हो गए बराबर 0। अब देखिए ये हमारा हल हो चुका है पूर्णतः और समीकरण बन चुका है बराबर 0 के है। तो अब इसमें देखना है द्विघातीय समीकरण है या नहीं है। और द्विघातीय समीकरण का पता लगाने के लिए चर की बड़ी से बड़ी घात देखेंगे। अगर बड़ी से बड़ी घात 2 है तो द्विघातीय समीकरण है, अन्यथा नहीं है। तो देखिए चर है यहाँ पर x है, यहाँ पर x है। तो चर की यहाँ पर x की घात 1 है और यहाँ पर 2 है, तो चर की अधिकतम घात 2 है, तो यानी कि ये द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला उदाहरण है हमारा दूसरा। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। उदाहरण दूसरे का दूसरा है, यह है। इसकी हमें जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। सबसे पहले हल करेंगे दोनों पक्षों को और अंत में जो भी समीकरण बनेगा उसकी हम जांच करके बताएंगे कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो देखिए सबसे पहले इसको हल करते हैं। ये x का गुना इन दोनों से हो रहा है, तो गुना कर लीजिए। सबसे पहले x का गुना x से करेंगे तो x स्क्वायर, x का गुना प्लस 1 से करेंगे तो प्लस का x। ये प्लस का 8 अलग पद है ही है, तो इसको ऐसे कैसे हमने लिख दिया। इधर देखिए x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो अगर हम देखें तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ a प्लस बी और इसको मान लूँ मैं a माइनस बी। तो सीधी सी बात है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको साइड में लिख देंगे। तो देखिए यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस बी 2 है यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर। अगर याद नहीं रहे तो यहाँ पर लिख लेना ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। दूसरा देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8। अब इस पद के इस पक्ष के सभी पदों को इधर ले आएंगे। ये प्लस का एक्स स्क्वायर तो इधर आके माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस का 2 का स्क्वायर है, तो देखो 2 का स्क्वायर होता है 4, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। इधर बचेगा बराबर 0। तो देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, तो दोनों कट जाएंगे। अगर हम काटना चाहें तो यहाँ पर भी काट सकते हैं क्योंकि समान चिन्ह है और दोनों अलग अलग पक्षों में हैं। अगर अलग अलग पक्षों में हो और समान राशियाँ हों और समान चिन्ह हो तो वो कट जाते हैं आपस में, ठीक है। उसके बाद में x प्लस 8 प्लस 4। अब देखो x बचा यहाँ पर और 8 और 4 कितने हो गए 12। x प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए हमें यहाँ पर पता लगाना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। चर यहाँ पर x है और x की अधिकतम घात 1 है, तो इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह है रैखिक समीकरण है। एक घात के समीकरण को रैखिक समीकरण बोलते हैं। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। यह एक रैखिक समीकरण है। ध्यान रखना एक घातीय समीकरण को रैखिक समीकरण भी बोलते हैं। यह एक रैखिक समीकरण है। दूसरी बात देखिए मैंने यहाँ पर बताया था अगर किसी को सूत्र याद नहीं रहता है कि ये सूत्र कौन सा बनेगा तो इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। इसको मैं साइड में हल करके बता रहा हूँ आपको। हमें हल करना था x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2। कुछ बच्चों के सूत्र दिमाग में आ जाता है हैंड टू हैंड। अगर किसी के याद नहीं रहता है यहाँ पर कौन सा सूत्र बन रहा है तो इसको हल करने का दूसरा तरीका देखिए x का गुना मैं x से कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्स का गुना माइनस 2 से करूँगा तो माइनस का 2x, प्लस के 2 का गुना इस x से करूँगा तो प्लस का 2x। अब इस 2 का गुना माइनस के 2 से करूँगा तो माइनस का 4। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, क्योंकि और x नहीं है। उसके बाद में माइनस का 2x है और प्लस का 2x है तो कट जाएंगे, यानी कि माइनस के 2x में से प्लस के 2x गए तो कुछ नहीं बचेगा और यहाँ पर बचा माइनस का 4। और वही हमारा यहाँ पर आया था एक्स स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हमेशा कितना होता है 4। तो इस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। इसको साइड में उतार सकते हैं दोनों तरीकों को। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण दूसरे का तीसरा। इसको भी समझिए ध्यान से। देखिए हमें इसमें भी जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। वही प्रक्रिया x का गुना इन दोनों से होगा। तो देखिए हल कीजिए। x का गुना जब 2x से करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर x का गुना प्लस 3 से करेंगे तो प्लस के 3x बराबर x स्क्वायर प्लस का 1।
आगे देखिए 2x² प्लस के 3x माइनस के x² प्लस का माइनस का 1 बराबर 0। इन दोनों को हमने इधर पक्षांतरण कर लिया है। x² प्लस का है तो इधर आके माइनस x² हो जाएगा, 1 प्लस का है इधर लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। 2x² प्लस के हैं और 1x² माइनस का है तो केवल x² बचेगा, प्लस के 3x माइनस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से देखकर पता लगाइए द्विघात समीकरण है या नहीं है। x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है, अतः यह है एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला उदाहरण है हमारा उदाहरण दूसरे का चौथा। तो देखिए इसमें भी हमें जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। दोनों पक्षों को हल करते हैं। सबसे पहले इस पक्ष को हल करेंगे, इसको बाद में देखेंगे। तो देखिए इसमें है x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब। इसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले अगर मैं x को मान लीजिए a मान लेता हूँ, a प्लस का चिन्ह है प्लस, 2 को मान लीजिए मैं b मान लेता हूँ, तो ये बन जाता है a प्लस बी का होल क्यूब। अगर a प्लस बी का होल क्यूब आपके याद हो तो ये होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। इससे हम इसको खोलेंगे। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। तो देखिए a क्यूब यानी कि x का क्यूब हो गया प्लस 3a² ए हमने x को माना है तो x² हो जाएगा गुना b हमारा यहाँ पर 2 है। मैं स्टेप बाय स्टेप खोल रहा हूँ इसको। उसके बाद में आगे देखिए प्लस 3ab², 3a माना है हमने x को गुना b² माना है हमने 2 को और 2 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद में प्लस b क्यूब, b हमने 2 को माना है तो 2 का क्यूब हो गया और बराबर हमारा ये चल ही रहा है x³ माइनस के 4। देखिए आगे x क्यूब 3 का गुना 2 से करेंगे तो 6 हो जाएंगे और x² का गुना हो ही रहा है, 3 दूनी 6 x² प्लस 3x और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 क्या 12, ये हो जाएगा 12x प्लस 2 का क्यूब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 का क्यूब हो गया 8 बराबर x³ माइनस के 4। अब देखिए वही इन पदों को हमें इस पक्ष में लाना है। हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं x³ से x³, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा। अब देखिए ये बचा 6x² प्लस के 12x प्लस के 8 है और इस माइनस 4 को इधर लेके आओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस के 8 प्लस के 4 बराबर 0। ये हो गया अपना 6x² प्लस की 12x प्लस की 12 बराबर 0। इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं हम। यहाँ से अगर पता करें तो देखिए x की अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। अगर आगे भी हल करना है तो देखिए 6 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से 6 कॉमन लेंगे, 6 सब में से कॉमन आ रहा है, कॉमन लेंगे तो देखो 6 बाहर में निकाल लिया। यहाँ से 6 बाहर आएगा तो x² बचेगा प्लस यहाँ से 6 बाहर लेंगे, 6 का भाग दे दीजिए इसमें तो ये 2x बचेगा प्लस यहाँ पर भी कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद में बराबर 0। अब देखिए ये जो 6 गुना में है, अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो 0 में चला जाएगा तो ये बचेगा x² प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से भी अगर पता करें तो x की अधिकतम घात 2 है तो अतः यह द्विघात समीकरण है, अतः यह द्विघात समीकरण है। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारा हौसला बुलंद होता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार सेवा देते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।